हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। तो स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो पे। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो लिया है पेपर फर्स्ट का ही मैंने क्वेश्चन लिया है, जो कि सितंबर 2017 का क्वेश्चन पर है। मुझे यकीन है कि आप सभी जो है एनर्जी मेजर एग्ज़ाम के लिए आप सभी जो है ज़रूर शुरू से लगे होंगे, और मैं भी वीडियो बनाकर आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ। और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो इन सभी आपकी शुभकामनाओं के लिए, कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और और मैं क्या कहूँ, तो मुझे यकीन है कि आप सभी जो है अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ जो है इस एग्ज़ाम को आप सभी क्रैक कर पाएंगे। और मुझे आप कमेंट करके भी बताइएगा कि मैं आपके लिए और किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। तो आइए आते हैं आज के सीधे क्वेश्चन पेपर। वैसे फर्स्ट पेज में तो मुझे कोई न्यूमेरिकल नहीं दिख रहा है, आप ही देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेयर सेट पर। इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? Assume CO2 equivalent emissions by the use of a 60 watt incandescent lamp are of the order of 60 gram per hour. If it is replaced by a 5 watt LED lamp, then the equivalent CO2 emissions will be ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सीधा कहा गया है कि अगर 60 वाट का बल्ब जलाते हैं तो उसमें जो है जो CO2 निकलता है उसका रेट है 60 ग्राम पर आवर। ओके, और अगर हम जो है इसे 60 वाट जो इनकैंडेसेंट लैंप, यानी कि जो पहले लाइट आता था, ओल्ड वाला गोल वाला बल्ब जो आता था, उसकी जगह 5 वाट का एलईडी लैंप ले लें, तो उसमें जो है CO2 इमिशन कितना होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एज इट इज़ लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 11। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो 60 वाट है, 60 वाट है वो किसके इक्विवेलेंट है? 60 ग्राम पर आवर CO2 इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो 1 वाट मतलब क्या हो जाएगा? 1 वाट हो जाएगा 60/60, यानी कि 1 ग्राम पर आवर, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बल्ब यूज़ हो रहा है प्रेजेंटली? 5 वाट। ठीक है, तो 5 वाट का मतलब क्या हो जाएगा? 1 × 5, यानी कि 5 ग्राम पर आवर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन में है क्या? ये ऑप्शन में बी है, बी 5 ग्राम पर आवर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, 1 kg of food contains 50% moisture and 5% hydrogen by weight. How much water is evaporated during complete combustion of 1 kg of wood? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अक्सर एनर्जी मेजर एग्जाम में पूछा जाता है, और भी दूसरे तरीके के जो साइंस एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर है 15। देखिए, इसमें जो फ्यूल का क्वांटिटी है, जो कि वुड है, वो लिया हुआ है। इसमें वुड का क्वांटिटी कितना है? 1 kg है। बाकी उसमें भी कितना क्या क्या मिला हुआ है? 15% मॉइस्चर है, और 5% जो 5% जो है हाइड्रोजन है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि 1 kg वुड मतलब क्या हो गया? 1000 ग्राम ये होता है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि मैं क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉइस्चर कितना है? 15% है। ठीक है, तो मॉइस्चर का कंटेंट कितना हो जाएगा? मॉइस्चर कंटेंट ये क्या हो जाएगा? 1000 का 15%, मतलब 15/100। ठीक है, 15/100 मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया 150 ग्राम, इतना जो है मॉइस्चर है। ठीक है, अब इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है? 5% है। ठीक है, तो 5% हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया? 5% हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया? 1000 × 5%। ठीक है, मतलब 50 ग्राम, इतना जो है हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये 50 ग्राम जो हाइड्रोजन है, ये क्या है? अपने से 9 गुना जो है मॉइस्चर कंटेंट बना सकता है। ठीक है,
अपने से 9 गुना जो है मॉइस्चर कंटेंट बना सकता है। ये आपको मैं बताऊंगा नहीं कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके लिए पूरा मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना पड़ेगा आपको, और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। आप सिंपली ये समझ लीजिए कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो होता है वो अपने से 9 गुना जो है वाटर कंटेंट बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5% H2 है, मतलब 50 ग्राम जो हाइड्रोजन है, ये 9 गुना जो है वाटर कंटेंट बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें फिर से जो है वाटर कंटेंट जो आ जाएगा, वाटर कंटेंट यानी कि मॉइस्चर, ठीक है, यानी कि मॉइस्चर। तो कितना है 50, और अपने से 9 गुना बना सकता है, मतलब 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 450 ग्राम। तो टोटल मॉइस्चर कंटेंट कितना हो गया, टोटल मॉइस्चर कंटेंट कितना हो जाएगा, पहले तो 150 था इनिशियली, अब हाइड्रोजन की उपस्थिति कारण कितना आएगा, 450 ग्राम का और एडिशन हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 0 5 5 10 4 1 5 और 1 6, 600 ग्राम। 600 ग्राम, या इसको आप बोल सकते हैं 0.6 kg, इतना मॉइस्चर कंटेंट जो है रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था, वाटर इवेपोरेटेड, मतलब कितना मॉइस्चर कंटेंट इवेपोरेट हुआ होगा, 0.6 ग्राम। तो आंसर क्या है, 0.6 ग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में पूछा गया है, द पावर जनरेशन पोटेंशियल इन मिनी हाइड्रो पावर प्लांट फॉर अ वाटर फ्लो ऑफ 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड विथ अ हेड ऑफ 14 मीटर्स एंड विथ अ सिस्टम एफिशिएंसी ऑफ 55%। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ना क्या है, क्वेश्चन आप समझ लीजिए पहले कि एक हाइड्रो पावर प्लांट है जिसमें जो वाटर फ्लो है 3 मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से उसका वाटर फ्लो है, और वो वाटर का जो हाइट है वो कहाँ पर है, 14 मीटर ज़मीन से ऊपर है। ठीक है, और जो सिस्टम की एफिशिएंसी है, मतलब ये पूरा जो सिस्टम बनाया गया है, प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसका जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 55% है। ठीक है, तो अपने क्या निकालना है, पावर फाइंड आउट करना है कि कितना पावर जनरेशन कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानते हैं जो स्टैटिक एनर्जी, हाँ स्टैटिक एनर्जी जो पानी में रहेगा, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, स्थितिज ऊर्जा, हाइट की वजह से वो कितना रहेगा, स्टैटिक एनर्जी ड्यू टू हाइट क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, यहाँ पर m क्या है, m यहाँ पर 3 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, 3 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है, तो 3 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ, पानी का क्योंकि डेंसिटी 1000 होता है, तो ये मुझे केजी में मिल जाएगा। ठीक है, और m क्या होता है, केजी में होता है, इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू एच कितने हाइट पे है, 14 मीटर, तो ये 14 रख दिया। ठीक है, तो ये मेरा स्टैटिक एनर्जी आ जाएगा। बट यहाँ पर स्टैटिक एनर्जी की जगह मैं इसे क्या बोलूँगा, पावर बोलूँगा। क्यों पावर बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मीटर क्यूब पर सेकंड है, यानी कि जब एनर्जी में डिवाइड बाय सेकंड हो जाए, डिवाइड बाय टाइम हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, वो पावर बन जाता है। तो एक्चुअली ये मेरा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू 14, ये आता है 412,020 इतना वाट। ठीक है, किलोवाट में क्या हो जाएगा, 412.02 किलोवाट। ठीक है, ओके राइट, तो ये हो गया। तो ये तो आइडियल कंडीशन में इतना आएगा। ठीक है, कि सब चीज़ आपका ठीक है, बट यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि सिस्टम का जो एफिशिएंसी कितना है, सिस्टम की एफिशिएंसी कितना है, 55% है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमको 55% को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 412, मैं 412 ही ले रहा हूँ। ठीक है, 412 इंटू 55% ये कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 412 इंटू 0.55, ये हो जाता है 226.6 किलो वाट। मतलब इतना पावर जो है उस मिनी हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट होगा। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है 226.6 किलोवाट। तो ये आपका आंसर हो गया, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 क्वेश्चन क्या है, 24 क्वेश्चन में दिया हुआ है जो गीगावाट है उसको कैसे लिख सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 1 गीगावाट 1 GW इक्वल टू होता है 10⁹, ठीक है, 10⁹ वाट ये होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं 10⁻³ इंटू 10⁻6 करूँ, ठीक है, तो 6×3=9 ये भी हो सकता है, यानी कि 1000 और 10⁻6 को क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं, ठीक है, तो मेगावाट, तो 1000 मेगावाट, ठीक है, 1000 मेगावाट। तो 1000 मेगावाट जो है ऑप्शन बी 1000 मेगावाट, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्या है, 2000 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाई टू 500 kg ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 335 किलो जूल पर kg, देन द न्यू अमाउंट ऑफ आइस इन kg मीटर विल बी। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी क्यू की वैल्यू दी हुई है 2000 किलो जूल, ठीक है, एम की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये 500 kg मत जाइए, ये 500 kg भी हो सकता है, 1000 kg हो सकता है, 2 टन भी हो सकता है, 5 टन भी हो सकता है, इसमें मत जाइए। ठीक है, इसको आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब भी देगा तो उसका मतलब क्या करना है, आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगाना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया हुआ है, 335 किलो जूल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एल लेटेंट हीट कितना दिया हुआ है, 335 किलो जूल पर kg दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर MCP डेल्टा टी लगा सकते हैं क्या, बताइए आप। MCP डेल्टा टी यहाँ पर नहीं लगाएंगे, बल्कि जो इसका जुड़ा भाई है एक और फार्मूला है उसको जो बोलेंगे हम Q इक्वल टू M/L लगाएंगे। ये मैंने पहले की वीडियो पे भी बता रखा है। जब सेंसिबल हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे कि T1 दिया है, T2 दिया है, तो उसमें ये वाला फार्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेटेंट हीट दिया हुआ है। लेटेंट हीट दिया हुआ है मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, मतलब जो बर्फ़ है मतलब पानी टू बर्फ़ हो रहा है, ये ऑलरेडी बर्फ़ है। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो इस केस में क्या लगाएंगे, लेटेंट हीट का फॉर्मूला में Q क्या हो जाएगा, Q जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, M/L आ जाएगा, मास इंटू लेटेंट हीट आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जो है इस केस में लगेगा। ओके, तो यहाँ पर Q कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। M अपने को फाइंड आउट करना है, ये अपने को नहीं पता है। L की वैल्यू क्या है, 335 है। ठीक है, ये है। ओके, तो यहाँ पर सीधा फार्मूला रख देते हैं, 2000 इक्वल टू M अपने को नहीं पता, तो M की वैल्यू मान लेते हैं x है, L की वैल्यू क्या है, 335 है, 335 है। सॉल्व करेंगे, $5.97, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.97 kg, इतना जो है मेल्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में 5.97 है, मतलब ये हमारा सही आंसर है। राइट, चलिए अब आते हैं अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30 नंबर। ओके, सो व्हाट इज द 30 क्वेश्चन, an electric heater draws 5 kilowatt of power for continuous hot water generation in an industry. How much quantity of water in liters per minute can be heated from 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेम मैंने अभी जो बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और 85 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, MCP डेल्टा टी लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था और यही बस था, तो इसलिए मैंने जो है ML का फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में सीधा बात पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 5 किलोवाट का पावर कंजम्पशन ले रहा है ना,
और ये क्यों ले रहा है, क्योंकि इसको जो पानी को गर्म करना है 30 डिग्री से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है। ठीक है, तो अपने को ये फाइंड आउट करना है कि कितना पानी जो है पर मिनट के हिसाब से गर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने को फाइंड आउट करना है, मतलब वाटर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। Q इक्वल टू होता है mCp डेल्टा टी। m क्या है अपने को फाइंड आउट करना है, नहीं पता, तो m को m रख देते हैं। Cp की वैल्यू अपन मान लेते हैं 1 है। ठीक है, 1 क्या है, किलो कैलोरी। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी की वैल्यू है 85 माइनस 30। ओके, और कुछ दिया है क्या, Q में क्या दिया हुआ है, Q है 5 किलोवाट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 5 क्या हो जाएगा, किलो जूल पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि Q को मैं तो सेकंड, ये क्योंकि यहाँ पर किलोवाट है, तो मैं जब यहाँ पर लूँगा तो किलो जूल पर सेकंड के हिसाब से ही कंसिडर करूँगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लेकिन ये जो वैल्यू है 1, ये तो कैलोरी में है, मतलब इसको जो है जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जूल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इंटू 1 किलो कैलोरी कितना होता है, 4.187 किलो जूल होता है, तो ये कन्वर्ट हो गया इंटू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 घटाने पर। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 5, ओके 5, हाँ सॉरी 5 हो गया, और नीचे पे आ गया 4.187 इंटू 55, 5 डिवाइड बाई 4.187 इंटू 55, ये हो जाएगा 0.0217। ये क्या हो जाएगा, kg पर सेकंड हो जाएगा। क्यों पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में था। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन तो मिनट में पूछा है। ठीक है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 0.0217 इंटू 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। तो 0.0217 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 1.3 kg पर मिनट, ये यूनिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, मिनट में पूछा है। ठीक है, ओके, तो 1.3 kg पर मिनट इसका जो है सही आंसर है, ऑप्शन है इसका सही आंसर है। आप लीटर मत जाइएगा, क्योंकि पानी के लिए लीटर और kg सेम होता है। ठीक है, कोई दूसरा फ्यूल होता तो अलग बात था, बट पानी के लिए लीटर और kg सेम होता है। ठीक है, तो आप इसे kg पर मिनट कह लीजिए या लीटर पर मिनट कह लीजिए। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसे मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम्स 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी इन 5 सेकंड, इट्स पावर रेटिंग। पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम होता है। तो एनर्जी कितना है, 1000 है, 1000 जूल डिवाइड बाई टाइम 5 है, तो जब डिवाइड करेंगे 1000/5 तो 200 आएगा, तो 200 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार सॉल्व कराया है। ठीक है, तो इसे भी मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 13.5 नंबर क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कंटेनिंग 36 kg ऑफ वाटर इज। ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला था, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ठीक है, सिंपल फार्मूला। तो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मास कितना दिया हुआ है 36 kg, और आणविक द्रव्यमान, पानी का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, H2O का होता है H2O मतलब 2, O मतलब 16, तो 16 तो 18 होता है। ठीक है, तो 36/18 मतलब 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 36/18 मतलब 2 आ गया, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैंने पहले की वीडियो में भी कराया है, आप देख लीजिए। बाकी मैं टाइम बचाने के लिए इसे जो है मुँह ज़बानी सॉल्व किया है मैंने। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, अ प्रोसेस इलेक्ट्रिक हीटर इज टेकिंग एन आवर टू रीच द डिजायर्ड टेम्परेचर व्हाइल ऑपरेटिंग एट 440 वोल्ट, इट विल टेक टेस्ट hours to reach the same temperature if the supply voltage is reduced to 220 volt। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ हो रहा है 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे में जो पावर सप्लाई हम दिए हैं 440 वोल्ट का दिए हैं। ठीक है, तो ये कोई डिज़ायर टेम्परेचर पे जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, T1 हो सकता है, मतलब 50 डिग्री, 70 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 440 वोल्ट का सब सप्लाई देते हैं 1 घंटे के लिए तब। ठीक है, तो उतना ही टेम्परेचर पाने के लिए
उतना ही टेम्परेचर पानी के लिए लिखा है ना, सेम टेम्परेचर। तो अगर मान लीजिए कि हमने इनिशियली 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया है 1 घंटे में, तो उतना ही टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पाने के लिए हमको, जब हम इसे 220 वोल्ट सप्लाई पे लगाते हैं तब जो है कितना टाइम लगेगा, ठीक है। पहले 440 वोल्ट और 1 घंटा था तो हमने 100 डिग्री प्राप्त किया। 100 डिग्री मतलब मैंने अपने एजम्पशन में लिया है। तो उसी तरीके से अगर हमको फिर से 100 डिग्री फाइंड आउट करना है, बट उस समय का कंडीशन क्या रहेगा, 220 वोल्ट रहेगा, तो कितने घंटे उस टेम्परेचर को प्राप्त करने में लगेंगे, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो इस पे सिंप्लीफाई इसको ऐसे करेंगे कि जो देखिए दोनों में कह सकते हैं कि जो फ़र्क है वो है वोल्टेज का फ़र्क है, ठीक है। दोनों में जो फ़र्क है वो वोल्टेज का फ़र्क है। तो पावर भी दोनों में अलग अलग ही होगा। तो अपन पावर से सोचते हैं, ठीक है। तो पावर बराबर क्या होता है, वी आई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो एम्पियर्स दिया नहीं है, एम्प्स दिया नहीं है, वोल्टेज ज़रूर दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको आई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वी बटा आर भी लिख सकता हूँ, है ना, होता है ना, वी बराबर आई आर, इससे, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। आर देखो, वी तो मुझे पता है, और आर क्योंकि दोनों में एक ही इलेक्ट्रिक हीटर है, इसलिए दोनों में आर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा, तो आर की वैल्यू जो है कट सकती है। इसलिए मैं आर को अगर रखूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आर को कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो पावर का मतलब क्या हो गया, वी स्क्वायर बटा आर, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है पावर के टर्म्स में, यहाँ पर टाइम की भी जो है कंसिडर किया हुआ है, एन आवर है, और सेकंड में जो है अपने को फाइंड आउट करना है कि कितना घंटे लगेगा। तो पावर और टाइम में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली पावर मतलब होता है एनर्जी बटा टाइम, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि पावर डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये हो सकता है, ठीक है। मतलब P1 बटा P2 इक्वल टू हम कह सकते हैं T2 बटा T1, ठीक है। तो ये हमारा एक अपने को एक मिल गया, ठीक है, बहस करने के लिए कि भाई ये भी कोई चीज़ है जिसको अपने को लेके चलना है, ठीक है। तो दो चीज़ को लेके चलेंगे, एक इसको और एक इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट केस में क्या ले सकता हूँ, P1 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर सेम रहेगा। सेकंड केस के लिए P2 ले सकता हूँ, और उस केस में V2 स्क्वायर बाई आर ले सकता हूँ, क्योंकि आर सेम रहेगा और V2 चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब लेके चलते हैं इन्हें, ठीक है। P1 बटा P2 क्या हो जाएगा, P1 बटा P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 बटा T1 हो जाएगा, ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो P1 बटा P2 क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर बाई V2 का स्क्वायर, क्योंकि आर आर तो कैंसिल हो गया, तो V1 का स्क्वायर डिवाइड बाई V2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू T2 बटा T1। ये हमको नया फार्मूला मिल गया, ठीक है। अब इसी को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। V1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, इनिशियली जो वोल्ट है कितना दिया है, 440 दिया हुआ है, तो 440 का स्क्वायर डिवाइड बाई V2 क्या दिया है, 220 वोल्ट दिया है, मतलब 220 का स्क्वायर इक्वल टू T2 क्या है निकालना है, और T1 क्या दिया हुआ है, एन आवर मतलब 1 दिया है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 440 का स्क्वायर डिवाइड बाई 220 का स्क्वायर कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो T2 की वैल्यू क्या हो गई, 4, 4 है क्या ऑप्शन में, 4 है ऑप्शन में, ठीक है। मतलब ये हमारा जो है सही आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा लेंदी प्रोसेस आपको लगा होगा, बट आप इसे जब एक दो बार सॉल्व कर लेंगे तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये इसका जो है सॉल्यूशन हो गया, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉलोइंग डाटा आर गैदर्ड फॉर अ गिवन मंथ, प्रोडक्शन 1200 पीसेस, स्पेसिफिक एनर्जी पावर कंजम्पशन 1000 किलोवाट आवर पर पीस, वेरिएबल एनर्जी कंजम्पशन 950 किलोवाट आवर पर पीस, द फिक्स्ड एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द प्लांट फॉर द मंथ। मतलब अपने को फिक्स्ड एनर्जी कंजम्पशन जो है निकालना है, ठीक है। तो 37 का क्या हो जाएगा, इसका तो मैंने आपको बताया y इक्वल टू mx प्लस सी होता है। y का मतलब क्या होता है, टोटल पावर कंजम्पशन, टोटल पावर कंजम्पशन, ठीक है। mx क्या होता है, वेरिएबल पावर कंजम्पशन, वेरिएबल पावर कंजम्पशन, और c क्या होता है, c जो होता है फिक्स्ड
सॉरी पावर नहीं, एनर्जी कहूँगा यहाँ पर, एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, सी क्या होता है, फिक्स्ड एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, तो इसी से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्रोडक्शन कितना है, 1200 पीस का है। स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, 1000 किलोवाट आवर पर पीस दिया हुआ है। ठीक है, 1000 किलोवाट आवर पर पीस दिया हुआ है। ओके, तो स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन ही हमारा टोटल पावर कंजम्पशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है पर पीस के हिसाब से दिया हुआ है। तो अपने को जब ये पर पीस में जब टोटल पीस का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 1200 पीस का हो रहा है, तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है टोटल पावर कंजम्पशन आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1200 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर वेरिएबल एनर्जी कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, 950 किलोवाट आवर पर पीस दिया हुआ है। तो यहाँ पर फिर मैं वही करूँगा वेरिएबल के लिए, 950 इंटू फिर 1200 हो जाएगा, क्योंकि पर पीस के हिसाब से दिया है ना पावर कंजम्पशन, प्लस फिक्स्ड एनर्जी कंजम्पशन जो है निकालना है, फिक्स्ड वाले को निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1200 1 2 3 माइनस 950 इंटू 1200 प्लस इसको निकालना है। ठीक है, थोड़ा मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो है वीडियो को जो है शॉर्ट बनाना है, वरना आप बोर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये 1200 1 2 3 माइनस 950 इंटू 1200, ये आ गया। फिक्स्ड एनर्जी कंजम्पशन कितना आ गया, फिक्स्ड एनर्जी कंजम्पशन कितना हो गया, 60,000 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन में 60,000 किलोवाट आवर जो है ये है, और ये सही आंसर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एन ऑयल फायर्ड बॉयलर इज retrofitted टू फायर कोकोनट शेल chips boiler thermal efficiency drops from 82% to 70%. What will be the percentage change in energy consumption to generate the same output? ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 40। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सिर्फ ये पूछा है कि अगर थर्मल एफिशिएंसी ड्रॉप्स होता है 82% से 70%, तो अपने को अगर फ्यूल की क्वांटिटी में चेंज नहीं करना है, व्हाट विल द परसेंटेज चेंज इन द एनर्जी कंजम्पशन टू जनरेट द सेम आउटपुट। सॉरी, मतलब अपने को चेंज इन एनर्जी कंजम्पशन फाइंड आउट करना है अगर सेम आउटपुट दे रहा है। जो बॉयलर है, अगर मान लो 100 TPH का बॉयलर है, अगर वो 100 ही दे रहा है, भले ही उसका जो है थर्मल एफिशिएंसी डाउन हुआ है, तो उसका जो है उसमें जो है कितना एनर्जी में परसेंटेज चेंज हुआ वो निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो बॉयलर का थर्मल एफिशिएंसी है वो क्या हुआ है, 82% से 70% हुआ है, मतलब कि एफिशिएंसी जो है डाउन हुआ है। एफिशिएंसी डाउन हुआ है और जो कैपेसिटी है वो सेम है, मतलब सेम आउटपुट वो दे रहा है। अगर 100 TPH का बॉयलर था तो पहले 82% था तो भी 100 TPH दे रहा था, अब वो 70% हो गया है तो भी वो 100 TPH ही दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम आउटपुट तो मतलब ये है कि सेम आउटपुट तो दे रहा है 100 TPH, तो फिर कुछ तो कम या ज़्यादा हुआ होगा। तो क्या कम या ज़्यादा हुआ होगा, जाहिर सी बात है कि उसमें जो है फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बढ़ गया होगा। जो भी उसमें कोयला लग रहा होगा या ऑयल फायर होगा वो लग रहा होगा, तो वो उसका जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो बढ़ गया होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख के भी समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है।
इसमें जो है जैसे कि ये ऑप्शन में आप देखिए डिक्रीज़ हुआ है, तो डिक्रीज़ तो हो नहीं सकता है क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन बढ़ा है। तो इसमें जो है सही आंसर क्या होगा, जो इंक्रीज़ वाला होगा। तो अगर इसमें इंक्रीज़ वाला क्या है, ये है, तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, या ये भी सही हो सकता है। अब हमको जो है तीनों में से कौन सा सही है वो निकालना है। उसके लिए तो हम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी निकलेगा। बट क्वेश्चन कभी भी आपको ये घुमा के भी दे सकता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन में से मान लीजिए 3 ऑप्शन जो है डिक्रीज डाल दिया है। तो अगर आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन में अगर डिक्रीज दिया है और एक में अगर इंक्रीज दिया है, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा जो है क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं कि भाई इफिशिएंसी डाउन हुआ है तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ा होगा, तो आप जो इंक्रीज वाला ऑप्शन है वो देख के जो है सीधा टिक कर सकते हैं। तो ये इसका जो है ट्रिक है, ठीक है। तो अब सिंपली इसको जो है सॉल्व करेंगे। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको दोनों तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताता हूँ। तो पहला तो इसमें ये पूछा है कि इफिशिएंसी जो है ड्रॉप हुई है, ठीक है। तो ड्रॉप हुई है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है वन माइनस N1/N2, ठीक है, 1 - N1/N2, ठीक है। तो यहाँ पर जो N1 रहेगा वो ऊपर वाला वैल्यू रहेगा 82% और जो N2 रहेगा वो 70% रहेगा, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए। तो ये आ रहा है -0.17 × 100, 171 आ रहा है, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा 17.1, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17.1% इंक्रीज़, ठीक है। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि माइनस क्यों बता रहा है, ठीक है। वेल ये फार्मूला ऐसा है कि ये एब्सोल्यूट फार्मूला है, तो इसमें माइनस प्लस पे आप मत जाइए क्योंकि ये इसके लिए फिर मुझे बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें दूसरा चीज़ बताऊंगा, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि कभी कभी इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि यहाँ पर तो थर्मल एफिशिएंसी जो है ड्रॉप हुआ है, मतलब घटा है। कभी कभी ये पूछ सकता है कि बॉयलर का थर्मल एफिशिएंसी बढ़ा है। जैसे फ्लिप कर दीजिए क्वेश्चन को, 70% to 82% हुआ है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर बॉयलर की एफिशिएंसी 70% से 82% हुआ है, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तब तो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब बॉयलर की एफिशिएंसी 70% से 80% हुआ है, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा 1 माइनस, अब आपको जो N2 लेना है वो 80% लेना है, ठीक है, 80% लेना है और ये हो जाएगा, ठीक है। उस केस में जो है ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उस केस में मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में हमेशा जो है कन्फ्यूज़न होता ही है। तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू रहेगी उसे जो है नीचे ही रखना है। जैसे कि इसमें 70% जो है प्रेजेंट वैल्यू था, मतलब बॉयलर अभी जो है 70% पे चल रहा है ना, तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमेशा नीचे रहेगा, तो ये वैल्यू हमेशा नीचे था, ठीक है। अब अगर मैंने जैसे सेकंड क्वेश्चन लिया, एज्यूम किया कि मेरा बॉयलर की एफिशिएंसी 70% से 80% हुआ है, मतलब इम्प्रूव हुआ है, तो उस केस में अगर मुझे ये पूछे कि कोई फ्यूल कंजम्पशन क्या होगा, मतलब उसमें चेंजेस क्या होंगे, तो मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं उस समय 80% जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है उसे जो है यहाँ पर मैं रखूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उस केस में इसका क्या हो जाएगा 100/8, 12.5%, 12.5%, ठीक है। और ये जो वैल्यू है प्लस में आएगा, ठीक है। तो अगर मेरा बॉयलर की एफिशिएंसी जो है डाउन होता है तो उस केस में जो मेरा आंसर है वो नेगेटिव में आएगा, तब सही है। और जब मेरा बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ता है तो उस केस में जो मेरा आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका सही तरीका है फार्मूला का। बाकी माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर कहीं बता दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41।
इसमें पूछा है अ 3-phase इंडक्शन मोटर इज ड्रॉइंग 16 एम्पियर एट 440 वोल्ट्स इफ द ऑपरेटिंग पावर फैक्टर ऑफ द मोटर इज 0.90 एंड द मोटर एफिशिएंसी इज 92% देन द मैकेनिकल शार्ट पावर आउटपुट ऑफ द मोटर इज। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। पावर इक्वल टू क्या होता है, √3 VI cos φ होता है, हम सभी जानते हैं, इंटू जो है मोटर की एफिशिएंसी क्या लिया हुआ है, 92% लिया हुआ है, तो मोटर की एफिशिएंसी ले लीजिए। ठीक है, तो 1.732 इंटू वी कितना है 440 यानी कि 0.44 इंटू आई की वैल्यू क्या है 16 एम्स है, इंटू cos φ क्या है 0.90 है, 0.9 इंटू 0.92 मोटर एफिशिएंसी, तो क्या हो जाएगा 1.732 इंटू 0.440 इंटू 16 इंटू 0.9 इंटू 0.92 क्या आता है 10.09 किलोवाट। ये इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में 10.09 किलोवाट है, मतलब ये हमारा सही आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। The cost of replacement of inefficient chiller with an efficient energy efficient chiller in a plant with rupees 10 lakhs. The net annual cash flow is rupees 22.50 lakhs. The return on investment is, तो ROI निकालना है। ROI का फॉर्मूला क्या होता है, नेट कैश फ्लो डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एफिशिएंट चिलर इन प्लांट ₹10 लाख, जो लागत है वो कितना है 10 लाख का है, तो यहाँ पर जाएगा 10 लाख, और एनुअल नेट कैश फ्लो कितना है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25%, तो ROI इतना है। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में नहीं है, मतलब नन ऑफ द अबव सही आंसर है। ठीक है, और हमारा एक्चुअल आंसर होना चाहिए 25%, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ओके। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।